सो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास शुरू करते हैं। आज अपना लास्ट लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का, और आज हम लोग टेलीस्कोप की बात करेंगे जो हमने बात किया था, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टाइम बचेगा। ठीक है, टुडेज डेट इज 21st of January। ठीक है, जल्दी से एक बार हम लोग टेलीस्कोप को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। टेलीस्कोप में हमने क्या क्या पढ़ा था, ध्यान देते हैं। हमने बात किया था कि जो टेलीस्कोप में हमने देखा था कि टेलीस्कोप बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन की मदद से किसी दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियर देखने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका मकसद किसी को बड़ा देखना नहीं होता, मैग्नीफाई नहीं करना होता, वो काम है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इसका मकसद है किसी डिस्टेंट बॉडी को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाना। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो हम लोग जो सबसे पहला टेलीस्कोप की बात करते हैं वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दो टेलीस्कोप बेसिकली दो दो टाइप होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। हम लोग बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो लेंसेज होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आईपीस। क्लियर कट दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ भी बड़ा है और एपर्चर भी बड़ा है। आईपीस का फोकल लेंथ भी छोटा है और आईपीस भी छोटा है। ठीक है, अगर कोई मेरे को बोले कि टेलीस्कोप का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ दिस टेलीस्कोप, अगर कोई मुझे बोले कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा, तो मैं तो सीधा बोलूंगा ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जनरली हम लोग कह सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ ओ प्लस फोकल लेंथ ऑफ ई। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड बेसिकली लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। एफओ प्लस एफई, बड़ा सिंपल है ये। ठीक है, देखने में भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट एफओ और एफई एक ही जगह कोइंसाइड कर, ऑलमोस्ट कह रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं, बट ऑलमोस्ट तो कोइंसाइड कर रहा है ना। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो लेंथ होगा वो क्या होगा, एफओ प्लस एफई। क्लियर? ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, ई मतलब आईपीस। क्लियर? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, होपफुली ये फिगर बना हुआ होगा आपकी कॉपी में। ठीक है बच्चों, हम बात करने वाले हैं इसके वर्किंग के ऊपर। तो जितना चीज मैंने फिगर अगर आपने बना लिया है तो कुछ पॉइंट्स लिखना जरूरी है। ठीक है, टेलीस्कोप का मकसद क्या होता है समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। तो टेलीस्कोप इज यूज्ड टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है कि इसका मकसद क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, the objective has large focal length and much larger aperture than eyepiece because object is very far away। क्लियर बात है कि ऑब्जेक्ट का एपर्चर बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू इमेज का एपर्चर, और आईपीस का, ऑब्जेक्टिव का बड़ा होगा आईपीस के कंपेयर में। ठीक है, लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंटर्स द ऑब्जेक्टिव एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट इट्स सेकंड फोकल पॉइंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर का देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बेसिकली कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, फोकल पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा। This image acts as an object for the eyepiece and it magnifies this image producing final inverted image। ठीक है बच्चों, ये तीनों कहानी लिखी गई है, ये पूरा इसका वर्किंग है। मैं चाहता हूं ये वर्किंग लिख लो, मैं फिगर वाइज तुरंत बता देता हूं आपको। आप इस वर्किंग को ठीक से लिख लो जल्दी से। तीनों वर्किंग के पॉइंट्स आप क्लियरली लिख लो। हम इस वर्किंग को रे डायग्राम के थ्रू अभी समझेंगे। नोट कर लो, देन से यस रिटन। लिख लो एटलीस्ट से यस, ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे।
बाकी लोग सो रहे हैं क्या? लिखो जल्दी, बताओ हो गया तो। चलो लिख लिया। अब बच्चों अपने आगे बढ़ते हैं इसके टेलीस्कोप पे। गौर से देखो बच्चों क्या होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा रे डायग्राम यही बनाऊंगा। ठीक है, इतना तो तय है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे, यहाँ टेलीस्कोप का काम क्या है? दूर के ऑब्जेक्ट को देखना। दूर के मतलब कहां पे? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट है तो हम इसका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब इमेज कैसे बनेगा? तो आपको ही पता है, कोई इन्फिनिटी पे हो अगर, इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट रेज आ रहे होंगे तो बेंड करेगा। ठीक, अगर ऐसा बोलूं कि तुम लोग खुद से बनाओ, आप लोग खुद से बनाइए, डोंट वेट फॉर मी। ठीक है, क्लियर है? अब क्या हुआ कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज क्या बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कहां है? आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यहां पे है। तो आपका इमेज कहां डेवलप हो गया? आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज डेवलप हो गया कुछ यहां पे। हियर इज योर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज जो बनेगा वो फोकल लेंथ पे बनेगा। हमने बना लिया इमेज। अब सवाल उठता है कि अब ये जो इमेज बना है ये दूसरे लेंस के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। पहले वाले का इमेज रियल इन्वर्टेड इमेज, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो आप फिर से देखिए, अब देखिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। अब ये लाइट रे इंसिडेंट होगा तो ये किधर से पास करेगा? फोकल लेंथ से पास करेगा ये। गौर से देखिए मैं इमेज कैसे बना रहा हूं। ये आप खुद भी इमेज बना सकते हो, आपको मेरा देखने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे बना रहा हूं। ये दोनों लाइट रे कुछ इधर जाएंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और एक फोकल लेंथ से जाएगा। ये दोनों जा करके फाइनली क्या बनाएंगे? अगर ये हल्का सा फोकल लेंथ के अंदर होगा, खाली ये हल्का सा मेरे फोकल लेंथ के अंदर होगा, यानी एफई के अंदर होगा, तो ये कैसा बनाएगा? ये जाके एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा क्या? तो क्या ये दो बार इमेज कर देगा क्या? गौर से देखिए, पहला वाला क्या बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा वाला क्या बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं कह रहा हूं ये पूरा का पूरा रे डायग्राम है इसका। अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो आप देखो इसको स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप होगा ये, पहला स्टेप होगा ये क्या बन गया है? रियल एंड इनवर्टेड इमेज। अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हो तो रियल एंड इनवर्टेड इमेज। ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और ये इमेज क्या बन रहा है? ये इसके फोकल लेंथ के अंदर बन रहा है थोड़ा सा।
तो जब अंदर बनेगा तो ऑब्वियस बात है कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इसका बन जाएगा। लाइट रे इंसिडेंट करो आप खुद से, लाइट रे खुद से इंसिडेंट करो, देखो कि ये किधर जाएगा, ये फोकस से पास करेगा। दूसरा लाइट रे किधर जाएगा, ये कुछ ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा सीधा निकल जाएगा। अब ये दोनों लाइट रे जो हमने इंसिडेंट किए हैं इससे, ये दोनों कहीं जा करके पीछे जाके मिलेंगे, कहीं जाके मिलेंगे। जैसे बनाना है बनाओ इमेज, ये मेरा फाइनल इमेज होगा। दिस वुड बी आवर फाइनल इमेज। क्या मेरा फाइनल इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल और इन्वर्टेड बन रहा है क्या? गौर से देखो, क्या मेरा जो इमेज है वो वर्चुअल तो है ही, लेकिन साथ साथ ये इन्वर्टेड भी है क्या? क्योंकि ये इमेज इन्वर्टेड है, हम लोग को जल्दी इन्वर्टिंग प्रिज्म का जरूरत पड़ता है ताकि इमेज को इरेक्ट कर सके। ठीक है, तो टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बनता है वो फाइनली वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये रे डायग्राम क्लियर है? निधि, अब मैंने ऐसे बताया था निधि कि एफओ और एफई जस्ट कोइंसाइड करता है, पर आप ऐसा समझो कि आपका जो एफओ है, थोड़ा सा इसको आप सही कह रहे हो, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप ऐसा समझो कि मेरा एफओ यहाँ पे है, पास पास है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है। थोड़ा डिफरेंस क्या दिख रहा है? ठीक है, एफओ थोड़ा आगे और एफई थोड़ा पीछे। इससे जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है? एफ और एफई के बीच में बनेगा। तो हम लोग एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कराते हैं विधि। बिल्कुल वैष्णवी, अब आपको लग रहा होगा कि सर एफओ एफई एक ही जगह पे है। नहीं, एफओ एफई ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है। इज इट क्लियर निधि एंड वैष्णवी? आप दोनों का सेम डाउट था, अलग तरीके से था? ग्रेट। तो ये था मेरा वर्किंग रे डायग्राम। सबसे ज्यादा सवाल नंबर का यही पार्ट आता है, रे डायग्राम इसका। आगे बढ़े क्या? यही रे डायग्राम है, कुछ खास नहीं है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बस बनाया है। सब लोग रे डायग्राम खुद से बना लो, मैं एक थोड़ा पीछे पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। लीजिए, लिख लीजिए। बाकी लोग रे डायग्राम जल्दी से बना लो। रे डायग्राम पूरा बन जाए, से यस, देन विल मूव टू मैग्नीफाइंग पावर। हम मैग्नीफाइंग पावर पढ़ेंगे उसके बाद, लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा ये। रे डायग्राम डन। तो दीक्षा लिख लिया होगा आपने? ठीक है, चलो बच्चों, अब कुछ हम लोग ना इसके ऑब्जर्वेशंस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड मच लार्जर एपर्चर देन द आईपीस। अब ये लिखने मत लगना, रुक जाना पहले। ठीक है, अब अगला क्या है कि लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंटर्स द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द
ट्यूब एट इट्स सेकेंड फोकल पॉइंट। सही बात है। ऑब्जेक्टिव क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द आईपीस मैग्निफाइज दिस इमेज प्रोड्यूसिंग फाइनल इन्वर्टेड इमेज। आईपीस क्या करता है? फाइनल इन्वर्टेड इमेज को मैग्निफाई कर देता है। ठीक है, यही काम है पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक बार इस तीनों ऑब्जर्वेशन को लिख लो, कुछ नहीं है, रिपीटिशन है, खाली पॉइंट का रेपिटेशन है। लिख लो जल्दी से। क्या टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं तो कुछ तो बनाएंगे ना। बट दिस वुड टुडे रे ऑप्टिक्स वुड एंड, कल से वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे हम लोग। और अब रे ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन करना शुरू करें। मैं कल से टास्क दूंगा रे ऑप्टिक्स पे, बिकॉज अब कोई मिक्स क्वेश्चन भी आएगा तो भी बनना चाहिए। मैग्निफिकेशन के बाद न्यूमेरिकल्स होगा, न्यूमेरिकल जनरल वाला न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे। जल्दी लिख लें, फिर मैग्नीफाइंग पावर पड़ता है। डन अनिमेश, जल्दी से सब लोग लिख लो। 1 मिनट मोर मैक्स। ग्रेट। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से देखना, वन लाइनर डेरिवेशन है लेकिन काम का चीज है। अब मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली मैग्निफिकेशन को ही कहते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन सब एक ही चीज है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल बीटा subtended at the eye by final image, यानी एंगल subtended by final image at eye to angle which object subtends at the lens or the eye। ठीक है, देखते हैं एक बार क्या है बीटा और क्या है अल्फा, समझ लीजिए। देखिए गौर से, ये जो आपका इमेज है, इमेज कितना है? मान लीजिए कि आपका इमेज है एच आई, एच है मान लीजिए। ठीक, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं यहाँ पे कि मान लीजिए ये एच है, एंगल कहते हैं इसको, कहते हैं हम लोग बीटा। ये एंगल क्या है? बीटा है। क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो हमारे आई के पास कौन सा एंगल बना रहा है? ये बीटा बना रहा है। और अल्फा क्या है? जिस एंगल से लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। इज इट क्लियर? क्या तो अल्फा और बीटा समझ में आ रहा है? तो आप एक बार क्या करें, आप पहले डेफिनेशन लिख ले मैग्निफिकेशन का। ठीक है, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिख ले, फॉर्मूला तो एक लाइन का डेरिवेशन है, और फिगर वही यूज कर लो। फिगर बेटर है कि वही यूज कर लो, और कोशिश करो कि जो फिगर बनाए हो उसी के पास मैग्निफिकेशन लिख लो, कोई नया जगह मत लेके आओ। और सिंपल लिख लो वहां पे ना कि मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। सीधा सीधा मैग्निफिकेशन है।
डेफिनेशन के बाद लिखना m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। जहां रे डायग्राम बना हुआ है वही यूज कर लो, बिकॉज आपको फिर रे डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, और अगर साफ साफ बनाया हो रे डायग्राम तभी होगा ये काम। आदर्श, यूज ऑफ मैग्निफिकेशन की इमेज को कुछ तो एनलार्ज करके दिखाएगा ही ना। इमेज को, अब देखो ऑब्जेक्ट के साइज को इलाज तो कर नहीं सकता, तो एटलीस्ट एंगल जो ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है उसको एटलीस्ट इलाज करके दिखाएगा, तो हमको इमेज क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। क्लियर? मैं बच्चों यहां पे बड़े आराम से लिख सकता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इक्वल्स टू h बाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो। tan अल्फा मैंने बोला h बाई एफ ओ, और मैं कह रहा हूं कि एज एंगल इज वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा वेरी स्मॉल, अल्फा विल बी इक्वल टू h बाई एफ नॉट एफ ओ। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं tan बीटा, गौर से देखिए लेंस के लास्ट राइट साइड में, tan बीटा इक्वल्स टू h बाई कितना हो जा रहा है, ये एफ ई। गौर से देखिए इस ट्रायंगल, आखिरी वाले ट्रायंगल में देखिए बीटा वाले में, tan बीटा इक्वल्स टू h बाई एफ ई। तो क्या इसी हिसाब से अब बीटा इक्वल्स टू नहीं आ जाएगा h बाई एफ ई, बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा h बाई एफ ई। तो बच्चों क्या हम लिख सकते हैं क्या कि मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, बीटा हो गया h बाई एफ ई और अल्फा हो गया h बाई एफ ओ। तो ये एच एच कैंसिल हो जाएगा और मैग्निफिकेशन का बहुत सिंपल फॉर्मूला आता है एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई। इज इट क्लियर? क्या एफ ओ बाई एफ ई? बिल्कुल आदर्श, देख के लग रहा है कि मैग्निफिकेशन हमेशा एक से ज्यादा होगा। हम कह सकते हैं देख करके कि मैग्निफिकेशन जो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ ओ जो है वो हमेशा एफ ई से बड़ा होगा, तो मैग्निफिकेशन भी हमेशा ही एक से ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? सिंपल फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो गया, एफ ओ बाई एफ ई। खत्म, जल्दी लिख लो। हिल साइड वाले लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब बता चुका हूं मैं पहले ही। खाली आप बस मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन लिखो। और खत्म हो गया। टेलीस्कोप यहीं पे खत्म हो गया, एटलीस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खत्म हो गया। निधि ने पूछा था टैन अल्फा कहां से लिखे। निधि इस बड़े ट्रायंगल को देखो आप, ट्रायंगल का नाम मैं दे रहा हूं ए बी ओ, ए बी ओ देखो तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ओ, क्या टैन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस नहीं हो जाएगा क्या? हमने एच लिया है दीदी। अब अगर नहीं, अगर एक और समझ आना तो देखते हैं सी और डी ले लेते हैं, सी और डी और सी और डी और एफ ई, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक अल्फा वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक बीटा वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, अल्फा वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा है, बीटा वाला ट्रायंगल क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक, अल्फा वाले ट्रायंगल में ये लेंथ कितना एफ ओ है और ये कितना है एच है, इसमें भी कितना ये एच है और ये क्या है एफ ई है। ठीक है क्या?
हो गया? होप लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम बात कर रहे हैं दो और टाइप ऑफ टेलीस्कोप की जिसका मेंशन एनसीईआरटी में दिया गया है। एक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और तीसरा दिया हुआ है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, इन दोनों का एक बार फिगर देख लो क्या फर्क है। इन दोनों के फिगर में सिर्फ एक ही फर्क है कि बीच में एक और लेंस डाल दिया है जो इमेज को इरेक्ट कर दे। इतना ही बस किया है। बाकी इसमें भी तीन लेंस ही, दो लेंस तो पक्का यूज करना, ऑब्जेक्टिव आईपीस। खाली बीच में एक ऐसा लेंस हमने डाल देना है जो इमेज को क्या कर दे, इन्वर्ट कर दे। क्लियर है क्या? इमेज को क्या कर दे, इन्वर्ट कर दे। और मान लो कोई मैग्निफिकेशन भी ना करे, वो ऐसा प्लेस करें उसको कि वो 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हो, 2f पे इमेज बन जाए। यानी कहने का मतलब है कि वो मैग्निफिकेशन भी कुछ ना करे, खाली इमेज को इरेक्ट कर दे। इसके लिए तीसरा लेंस लगा देते हैं हम लोग। तो इस तरह कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक, क्लियर है? अब इसको, इसका काम क्या है, ये इरेक्ट इमेज बनाना। तो एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल में फर्क क्या है कि एक तीसरा लेंस हम डाल देते हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि आज क्लास के बाद बैठ करके जब नोट्स क्लोज करोगे चैप्टर का, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का एक फिगर बना लेना खाली, बस, नथिंग मोर, नथिंग मोर, नथिंग लेस। ठीक है? तो तीसरे लेंस का यूज सिर्फ क्या है, थर्ड लेंस इज जस्ट यूज टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, कुछ चेंज किए बिना, कोई मैग्निफिकेशन में चेंज किए बिना, कुछ भी। क्लियर है? आगे बात करें। अब बात करते हैं, एक तीसरा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये मिस भी कर दिया, नहीं भी लिख लो तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का वर्ड से देखिए क्या है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ना हम लोग यहाँ पे मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, कर्व्ड मिरर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कर्व्ड मिरर्स में क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं पहले बाहर से इन्फिनिटी। मान लीजिए लाइट आ रहा है आपका इन्फिनिटी से, मान लीजिए आपका लाइट आ रहा है इन्फिनिटी से। ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होगा मिरर से, और मिरर से क्या होगा, एक और मिरर पे, प्राइमरी मिरर ऑब्जेक्टिव मिरर है और क्या सेकेंडरी मिरर है। तो पहले लाइट रिफ्लेक्ट हुआ इधर से, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुआ, और फाइनली कहाँ पे गया, आईपीस पे गया। ठीक है, तो एक तरीके से दोनों लेंस मिल, दोनों मिरर मिल करके लेंस पे लाइट को कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये एक तीसरा टाइप का टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके बारे में फिगर वगैरह बना लेना, खाली बस इतना ही दिमाग में रखना, एनसीईआरटी का मैंने फिगर दिया है। ठीक है, अब एक जो सबसे बड़ा वर्ड यूज होता है, लिमिटेशन। एक जो एक और सवाल एक दो नंबर का बोर्ड्स में आ सकता है, वो है लिमिटेशन ऑफ टेलीस्कोप्स। लिमिटेशन ऑफ टेलीस्कोप्स। ठीक है, दो तीन ब्रॉड लिमिटेशंस हमको जानने चाहिए। ठीक है, ब्रॉड लिमिटेशन, क्योंकि बाद में वो शब्द आएगा और फंसोगे आप। पहला जो लिमिटेशन है वो है क्रोमैटिक एबरेशंस। क्रोमैटिक एबरेशंस। और स्फेरिकल एबरेशंस। क्या होता है बच्चों? ठीक है, आदर्श, एक रुक जाओ, एक सवाल आया है, मैं सवाल का जवाब दूंगा पहले। सेकेंडरी इमेज में मिडिल वाला लाइन क्या है? सेकेंडरी इमेज में मिडिल वाला लाइन क्या है? एक सेकंड रुक जाओ। सेकेंडरी मिरर में पीए क्या है? पीए क्या है? क्या पीए बनाया है? मैंने क्या सेकेंडरी में, I'm not able to understand. अच्छा, मिडिल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है क्या? बिल्कुल, मिडिल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है आदर्श, इतना शॉर्ट लिखोगे मतलब आदर्श, पीए प्रिंसिपल एक्सिस को लिखोगे तुम। ठीक है, अनिमेश ने पूछा पेरिस्कोप में तो कुछ कुछ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जैसा ही होता है। हाँ एक ही उस तरह का ही दिखता है पेरिस्कोप भी। ठीक है, पर उसका फंक्शन बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं टेलीस्कोप्स का लिमिटेशन। तो पहला जो होता है वो होता है स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है बच्चों, जब आप स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल लेंस यूज करते हो ना, तो सबसे जो बड़ा उसका जो डिफरेंस है वो है उसके एजेस। उसका जो एज होता है वो लाइट को डिफरेंट पाथ्स में बेंड करता है, और इसके वजह से जो इमेज होता है उसकी क्लैरिटी में प्रॉब्लम आती है। तो ये स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन किसी भी मिरर और लेंस, स्फेरिकल मिरर का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है, किसी भी जगह जहां भी यूज कर रहे हो। ठीक, दूसरा दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है बिग साइज, हेवी साइज।
सबसे जो बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इसका, वो है हेवी साइज। हेवी साइज टेलीस्कोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसका साइज बहुत हेवी हो जाता है और इसको यूज करना बहुत मुश्किल है। क्लियर है? और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है अनक्लियर इमेज। ये टेलीस्कोप कभी भी क्लियर इमेज नहीं दे पाता है, हमेशा क्या देगा, एक अनक्लियर इमेज ही देगा। ठीक है, ये कभी भी माइक्रोस्कोप की तरह क्लियर इमेज नहीं देगा, ये हमेशा क्या देगा, ब्लर अनक्लियर इमेज ही देगा, मतलब उतना क्लैरिटी नहीं कभी भी रहेगी किसी भी टेलीस्कोप में। ये तीन बड़े लिमिटेशंस हैं टेलीस्कोप के। ठीक है, फॉर एनी टेलीस्कोप। ठीक है, एक बहुत बड़ा हेवी बल्कि साइज का होगा, हमेशा क्लियर इमेज नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेशन और क्रोमेटिक एबरेशन तो सब में होता है। क्रोमेटिक एबरेशन तो छोटे छोटे इमेज फॉर्मेशन में भी क्रोमेटिक एबरेशन होगा ही होगा। तो ये तीन लिमिटेशन को लिख लो, देन विल मूव अहेड। इमेज की इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है वेस्ट में, इसलिए हमेशा इमेज अनक्लियर, यू कैन से इट्स ब्लर्ड इमेज बनेगा हमेशा टेलीस्कोप में। जल्दी इसको लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे टेलीस्कोप पे, थोड़ा टाइम का यूटिलाइज करके हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। कल से वेव ऑप्टिक शुरू करूंगा। निधि, पहला पॉइंट जो मैंने बोला, एबरेशंस। ठीक है, एबरेशंस का, एबरेशन या स्फेरिकल एबरेशन या क्रोमेटिक एबरेशन की जब बात होती है ना, ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान देना होता है कि ये एक्चुअली में जो एबरेशंस जो होता है पूरा का पूरा, ये क्या होता है। ठीक है, एबरेशंस बेसिकली जो होता है वो होता है कि नॉन अनक्लियर इमेज बने, या कह सकते हो कि रफनेस। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी स्फेरिकल मिरर लो, लेंस लो, उसका जो एजेस होता है ना, वो हमेशा डिसरप्शन प्रोवाइड करता है इमेज में, क्योंकि वो लाइट को क्या होता है, डिफरेंट तरीके से बेंड करता है, रफ रैंडम तरीके से बेंड करता है, और वो इमेज में एक क्लैरिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये किसी भी मिरर, किसी भी लेंस की एक सिंपल प्रॉपर्टी है। इसीलिए इसीलिए spherical mirrors and lenses are not preferable in most of the experimental things. एक्सपेरिमेंटल थिंग्स में स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस का यूज मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, बिकॉज दे हैव दैट दिस डिफेक्ट ऑफ एबरेशन। और एबरेशन जस्ट पहला जो असर करता है वो करता है इमेज की क्लैरिटी पे। ठीक है, क्योंकि लाइट के बारे में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, लाइट इज नॉट ओनली अ रे, लाइट इज अ वेव एज वेल। और लाइट वेव है तो वेव की खासियत होती है कि वो एजेस से बेंड करता है। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन में आगे जाके पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स में। तो लाइट जो होता है वो एजेस से डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड होता है, तो इसके वजह से ना, डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड होने की वजह से इमेज की क्लैरिटी लैक कर जाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से कि हर स्फेरिकल मिरर लेंस में एक क्रोमेटिक एबरेशन होता है और स्फेरिकल एबरेशन होता है। एनसीईआरटी में शब्द यूज मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको जरूर। आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का शब्द बता रहा हूँ। निधि, रिजल्ट सेम हुआ। निधि, रिजल्ट सेम हुआ, बट टेलीस्कोप में अनक्लियर इमेज होने के पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है, और भी रीजन। ठीक है, दोनों उसका असर होगा, लेकिन थर्ड वाला पॉइंट, टेलीस्कोप कभी भी क्लियर इमेज नहीं देता है, इसीलिए इसको हम लोग इसके लिमिटेशन में डाल दिया।
बच्चों लिख लिया? जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। टेलीस्कोप पे दो तरह के सवाल आ सकते हैं, एक सीधा सीधा लेंस फार्मूला लगा के बनाने वाला, और दूसरा इस तरह का सवाल जो अभी दिया हो। लेंस फार्मूले वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हो जाएगा। बिल्कुल आदर्श, वेव ऑप्टिक्स रिलेटेड है, वेव से। यदि ठीक है, देख लेते हैं एक सेकंड। दो आंसर आया निधि और कल्याणी का, देखते हैं निधि ठीक लग रहा है। इजी सवाल है, देखो जल्दी से। ये क्वेश्चन बच्चों वाला सवाल है ये भी नहीं पूछा कि दोनों का फोकल लेंथ बताइए, वो भी बन जाता। बिल्कुल ठीक है, सबका सही है। मैग्निफिकेशन क्या है? एफ ओ बाई एफ ई है भाई, ये 20 गुना है। 20 गुना है मतलब कितना होगा? मैग्निफिकेशन कितना होगा? 20 होगा। ये वैल्यू पूछ रहा है सीधा सीधा मैग्निफिकेशन का। यू कैन गो विद द ऑप्शन -20 भी लिख सकते हो कि फाइनली में रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक है, हो गया। इज इट फाइन? बच्चों मैं इतना ही था इसमें। ठीक है, लेट्स एंड दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, हमारे पास अभी भी आधा घंटा टाइम बचा हुआ है। लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम। ठीक है, लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम विद सम पीवाईक्यूज। कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, पीवाईक्यूज करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल जो अभी तक पढ़ा है देखते हैं क्या जो हमने पढ़ा है उससे कितना क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी से बच्चों, आप लोग के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है। आप लोग सब लोग क्वेश्चन शुरू करो सॉल्व करना। ठीक है, देखो कितना याद आ रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं हार्डली 3 से 4 मिनट टाइम दूंगा, और चैप्टर एंड हो चुका है आपका। ठीक है, ये कौन बंदा है भाई क्वेश्चन देखते ही आंसर कर रहा है? इसको दिव्य ज्ञान मिल गया है क्वेश्चन देखते ही। जस्ट गो विद द फिगर। जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। जस्ट आप क्वेश्चन को पढ़ोगे भी, यू विल गेट टू द आंसर।
अभी तक हमारे पास 3 रिस्पॉन्स आए हैं। आदर्श ने कहा है बी। देखते हैं आदर्श, पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, लास्ट 1 मिनट। राघवेंद्र सिंह ए, कुछ ज्यादा टाइम ले लिया। डाइवर्जिंग लेंस पे पैरेलल आ रहा है, तो इमेज कहां बनेगा? उसके फोकस पे बनेगा। इमेज बनेगा यहाँ पे। कुल मिला के पहले वाले का डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कितना दूरी पे बनेगा? 25 सेंटीमीटर। यानी कॉन्वेक्स लेंस से देखिए तो जो इमेज है इसका वो कितने दूरी पे है? 40 सेंटीमीटर दूर है। और वो भी कैसा? वो भी एक तरीके से वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज है। ठीक, अब 40 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो फाइनल इमेज कहां फॉर्म होगा? अब दूसरे वाले का फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी ये 2f पे है। दूसरे वाले का 2f पे है, तो वर्चुअल इमेज है। तो ये 2f पे है, तो 2f का इमेज भी कहां बनेगा? पीछे 2f पे ही बनेगा। तो एक बात तो तय है कि इमेज 40 सेंटीमीटर दूर पे ही बनेगा। ठीक है, फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस। ये तो तय है कि या तो ए होगा या तो बी होगा। सवाल उठता है रियल होगा या वर्चुअल होगा। क्लियर है? सवाल इतना ही उठता है कि रियल होगा या वर्चुअल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपका अगर रियल ऑब्जेक्ट होता, अगर आप समझिए अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल होता तो इमेज भी क्या बनता? रियल बनता। बोलिए क्लियर क्या? अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल होता, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो हमारा इमेज है इससे ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल होता तो इमेज भी रियल होता। तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो क्या हमारा इमेज भी वर्चुअल नहीं बनेगा क्या? इन दिस केस गौर से देखिए, 40 सेंटीमीटर पे हम टोटली एग्री करते हैं कि इमेज जो बनेगा वो 40 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। पॉइंट इज कि 40 सेंटीमीटर पे बनेगा, पर कैसा इमेज बनेगा? रियल और वर्चुअल। ठीक है, आदर्श आपने कहा कि ये बनेगा रियल। काफी लोगों ने ये भी कहा है कि यहां बनेगा वर्चुअल। गौर से देखो, अगर ऑब्जेक्ट रियल होता तो इमेज क्या बनता? रियल बनता। लेकिन मेरे पास ऑब्जेक्ट रियल है क्या? एवरीवन लेट मी नो, इज ऑब्जेक्ट रियल टू अस? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार चेक कर लो। आप गौर से देख लो, मेरे पास लेंस है, मेरे पास लेंस है, मेरे पास लेंस है। ठीक है, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ कहां से आ रहा है? एक सर्टेन पॉइंट से डाइवर्ज करते हुए आ रहा है। डाइवर्ज करते हुए आ रहा है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस इसको क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस इसको अपने रास्ते से जाने से क्या करेगा? बेंड करेगा, हल्का सा बेंड करेगा। तो ये आ करके फिर कहां मिलेगा? क्या यही एक्चुअली कभी मिलेगा क्या? ये एक्चुअली कैसे मिलेगा? वर्चुअली मिलेगा। तो इमेज क्या होगा? बन सकता है आदर्श।
आदर्श बन सकता है, मैं रे डायग्राम बना के देख रहा हूं। रे डायग्राम गौर से देखिए, लाइट रे अवे जा रहा था, दोनों हल्का सा दोनों बेंड हुआ अपने तरफ ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्ज हुआ। तो इसके बाद भी लाइट रेस कहां मिलेगा? लेंस के पीछे ही नहीं मिलेगा क्या? तो क्या ये इमेज वर्चुअली नहीं है क्या? पहले इमेज वर्चुअल था, तो अभी भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, तो इमेज भी कैसा बना? इसमें वर्चुअली बना। इमेज क्या लिख सकते हैं हम लोग? इमेज फॉर्म्ड इज व्हाट? वर्चुअल एंड ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस। इज इट क्लियर? तो आपको डिस्टेंस बताना मसला नहीं है, रियल है कि वर्चुअल है, इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करो ज्यादा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या है सबको क्लियर है? मैंने कहा कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कैसे आया, पहले वो बताया। 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो होगा, और वो भी कन्वर्जेंट लेंस से होगा, तो इट्स प्रीटी मच क्लियर 1 और 2 में से कोई होगा। फिर मैंने बोला कि रियल, अब आपका लेंस के लिए देखो गौर से, कन्वेक्स लेंस के लिए, तो आपका ऑब्जेक्ट रियल है ही नहीं, आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो देखो एक बार कि इमेज इसका कहां बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं निधि, कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिए, बिकॉज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस ऑफ इट। काफी एक्सेप्शंस हैं, जस्ट फॉलो अ रे डायग्राम। आई डोंट वांट टू गिव रियल का इमेज, अगर वर्चुअल होता है तो वर्चुअल का रियल होगा, इस तरह के assumption में यू वुड जस्ट फाइंड एक्सेप्शन इन मिड। तो आप बेटर होगा कि इसमें आप बचने की कोशिश करें। कुछ समझ में नहीं आया, देन यू कैन यूज इट। सब लोग इस क्वेश्चन को करें, ये क्लास में कराया हुआ टॉपिक है पूरी तरीके से। पोल लॉन्च कर रहा हूं, शिवम ने कहा है सी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, फोकल लेंथ इन मीडियम का फॉर्मूला याद नहीं है तो लिख लीजिए, फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू एफ ए। सीधा सीधा फॉर्मूला। देखते हैं शिवम, दो केस मैं तो रहूंगा तो 2 केस ले लूंगा सीधा सीधा। ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, मैं तो 2 केस लूंगा और सॉल्व करूंगा। क्यों ज्यादा दिमाग लगाना इस पे? क्यों गलत होने के चांसेस बढ़ाना? आप 2 केसेस लो सीधा सीधा। बड़ी सिंपल सी बात है कि नीचे वाला फैक्टर एफ ए चेंज होना नहीं है, तो उसको कांस्टेंट ही रहने देते हैं। सारा खेल है आपका 3/2/4/5 से। ये 15/8 है, 15/8 - 1 7/8 हो जाएगा, 7/8। 7/8 पहला पार्ट। केस 2 के लिए देखिए, 3/2/5/3 -1 बाई म्यू एल ए -1 इंटू एफ ए तो रहेगा ही। आदर्श ने हैंड रेस किया है। आदर्श बोलिए। आदर्श सर गलती से हो गया सर, सॉरी। -1/10 आ जा रहा है इंटू एफ ए बाई म्यूले। जो चीज चेंज नहीं होना उसको क्यों मैं कैलकुलेट कर देता है? अब गौर से देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। देख लीजिए पहले तो वैल्यू मैग्नीट्यूड देख लीजिए, कौन बड़ा कौन छोटा है, साइन नेगेटिव है कि नहीं है।
कौन नेगेटिव होगा बताइए जल्दी से। चाहिए म्यू एल ए बाय -1 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि फोकल लेंथ से कंपैरिजन करना है। ठीक है, पहले तो नेगेटिव कौन होगा वही आंसर का जवाब दे देगा। नेगेटिव कौन होगा वही आंसर का जवाब दे देगा। क्यों दिमाग लगाए हैं? F1 नेगेटिव होगा कि F2 नेगेटिव होगा, देख लो ना सीधा सीधा। कौन नेगेटिव हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं एक में F2 नेगेटिव है, एक में F1 नेगेटिव है, एक में दोनों नेगेटिव है। मैं तो देख के बता सकता हूं कि F2 नेगेटिव है मेरा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो सकता है इसमें। मैंने तो उल्टा फॉर्मूला लिखा है। अरे श्योर, मैंने आंसर तो खैर मैच कर जाएगा, बट क्या मैंने उल्टा फॉर्मूला लिखा है? एक सेकंड रुक जाओ। 1/f इक्वल्स टू 1/r और -1/r2। हाँ जी, फॉर्मूला गलत है, उल्टा है। नहीं नहीं ठीक है, फॉर्मूला गड़बड़ है। वही 4 आ रहा था सर, तो वही वैल्यू पे चलो जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नेगेटिव पे ही खत्म हो जाना है। बट फॉर्मूला जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ऐसा आ रहा है क्या? मैं उल्टा लिया, चलो ठीक है, बोलो। हो जाएगा ना? हाँ ठीक है डन। कर लोगे ना? आपका ये नेगेटिव जैसे ही आना क्वेश्चन क्लियर हो गया कि करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट? बी। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। पोल क्लोज कर, पोल दोबारा लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे इसका आंसर जल्दी चाहिए। सब लोग याद करो ये कहाँ पे पढ़ा था ये टॉपिक, ध्यान से। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। कोई एक बंदा है जो 1 सेकंड में रिस्पॉन्ड करता है। अभी रविशंकर खुद ही बोल रहा है हम नहीं है, मैंने तो बोला भी नहीं रविशंकर को। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये लगता है यही है। खुद ही बोल रहा है हम नहीं है। इजी सवाल है। दीदी कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए हो? बिल्कुल ठीक है। जल्दी। काफी आंसर्स आया है हमारे पास, 9 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया अभी तक। मेजॉरिटी गोइंग विद वन ऑप्शन।
सरफेस 1 हो गया, अब सरफेस 2 देखिए, स्नेल्स लॉ लगाइए सीधा सीधा, यहां पे सीधा सीधा होगा साइन 90 माइनस आर, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 माइनस आर साइन आई बाई साइन 90 इज इक्वल टू म्यू टू 1 यानी √3/2, यानी साइन यानी कॉस आर का वैल्यू कितना हो गया √3/2, यानी आर का वैल्यू क्लियर कट है कि ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। आर का वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन आर का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू 1/2, 1/√3। ये साइन इनवर्स कितना होना चाहिए 1/√3। करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं सिंपल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा रहा हूं। अभिषेक गड़बड़ था, रविशंकर गलत था, रविंद्र गलत था, अभिषेक गलत था। मैंने बोला कि आप सीधा सीधा स्नेल्स लॉ लगाए दो सरफेस पे। सरफेस 1 पे लगाया तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू 1, फॉर्मूला निकल गया, कुछ नहीं आया उससे। दूसरे सरफेस पे लगाया तो दूसरे सरफेस पे हमको ये आ गया, आर निकल गया। अब आर निकल गया तो अपने को आर से थीटा भी निकल जाएगा। इज इट क्लियर? क्या is this question clear to all of you? क्या ये सबको क्लियर है? समझ आया? राघवेंद्र आया समझ में? निधि को समझना पड़ेगा। गो विद द बेसिक्स, हाई फाई कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ही आते हैं। एक सवाल देता हूं और क्वेश्चन, बस वी हैव लिमिटेड टाइम। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। क्वेश्चन देखा जाए तो ये बहुत टफ सवाल है, लेकिन अगर बनाओगे तो ये वन लाइनर भी होगा। अगर कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया क्या कह रहा है क्वेश्चन। ट्राई करें जल्दी।
लॉजिकल सवाल है, यू कैन, इसमें फंस सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैष्णवी आनंद कहाँ है? नॉट हियर। ओके, रविशंकर कह रहा है ए या डी। रविशंकर बोला नहीं कि एबीसीडी में से कोई एक होगा, दो ऑप्शन लोगे रविशंकर तुम। दो लेंसेज हैं, दो लेंसेज हैं, ठीक। अब दो, टू सिमिलर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ एफ ईच है, दोनों का फोकल लेंथ क्या है? एफ है, एफ है, ठीक। They are coaxially in contact with each other so that focal length of the combination is f, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है? f1। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ f1 है। f1 को अगर गौर से हम देखें तो क्या एक्चुअली होगा? f1 1 बाई, हम जानते हैं कि 1 बाई f इक्वल्स टू कितना होगा? 1 बाई f प्लस 1 बाई f, यानी कितना होगा? 2 बाई f। यानी एक तो हम जानते हैं कि पहला वाला जो है f1, 1 बाई f1 इक्वल्स टू होगा 2 बाई f, यानी हम कह सकते हैं F1 इक्वल्स टू होगा F/2। सीधा सीधा हिसाब, F1 हमको आ चुका है, हमको F1 क्या आ चुका है? आ चुका है। अब हमने क्या किया कि इस लेंस के बीच के स्पेस को फिल कर दिया, इस लेंस के बीच के स्पेस को फिल कर दिया, और वो भी किससे? उसी मीडियम से फिल कर दिया, ठीक। उसी मीडियम से हमने क्या कर दिया? फिल कर दिया। तो अब गौर से देखें तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो मीडियम बदला नहीं है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच है सेम इंडेक्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये एफ है, ये भी एक तरीके का एफ होगा और ये भी एफ होगा, बस इसका माइनस हो जाएगा। ये कॉन्केव लेंस बन गया क्या बीच में? तो क्या अगर मैं अब 1 बाई एफ टू लिखूं अगर, तो क्या 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ नहीं हो जाएगा क्या? क्या बच्चों ये 1 बाई एफ टू इक्वल्स टू क्या सीधा सीधा एफ हो जाएगा क्या? तो क्या एफ टू इक्वल्स टू सीधा सीधा एफ हो जाएगा क्या? क्या अब रेशियो नहीं निकाल लोगे एफ वन बाई एफ टू का? क्या 1:2 नहीं हो जाएगा? बोलिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है वैष्णवी, समझ में आया क्या? मैंने बोला ये बीच का जो फिल किया है ये भी एक तरीके का लेंस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है क्या? बोलिए, क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजी हो गया, ये बात सही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट देता फिर भी अप्रोच सेम रहता, फिर आपको फिर फोकल लेंथ निकालना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो तो भी नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। बच्चों वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इसके बाद क्लास खत्म। इजी क्वेश्चन, जेईई मेंस का सवाल है, इस साल का लास्ट 2020 का ही है, रद्दी सवाल है, करो जल्दी से। पोल लॉन्च कर रहा हूं, जवाब देकर खुशी खुशी घर जाओ और प्रैक्टिस शुरू करो इसका। अभी ऑप्टिक शुरू करेंगे, सबसे बड़ा चैप्टर आपका खत्म हो गया 12th का। वेव ऑप्टिक्स बहुत समझने वाला टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ना होगा, एक भी क्लास मिस मत करो उसमें। क्या सोच रहे हो? ये जो जल्दी रिस्पॉन्ड करने वाला बंदा है, एक तो सही कर देते हैं थोड़ा टाइम लगा करके। रिस्पॉन्ड करो पोल पे, क्या ही सोच रहे हो? जल्दी खत्म करो इसको, इससे आसान जेईई में क्वेश्चन नहीं दे सकता आपको।
कल्याणी, एक्सेप्शन वाला केस ले रहे हो जो मैंने बताया था कि दोनों लेंस एक लेंस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं कल्याणी। लेंस लिखा हुआ है पिछले क्वेश्चन में कि लेंस टच कर रहा है एक दूसरे को, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। अभी तक 6 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और आधे लोगों ने गलत बताया है। क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, इससे आसान क्या ही सवाल है हो सकता है। ये नहीं पढ़े मतलब पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया है। जल्दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका मतलब कि सबको टफ ही नहीं होगा। बारह, भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 90 नहीं होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, और चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट डे वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। इस स्लाइड में और भी क्वेश्चंस होंगे, आप सबको ट्राई करोगे। इस स्लाइड में और भी क्वेश्चन है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, वो सारे ट्राई करोगे, मैं स्लाइड अपलोड कर देता हूं, ठीक है? ओके हरीश, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुमारो।